प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सिया के अंदर 10+2 क्लास का जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये हम कर चुके थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं जी। आज हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर रिलेशन आएगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में इस लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर कौन सा हमारे पास, दैट इज सेकंड लेक्चर सेकंड मैं लिख देता हूं यहां पे। और किस चीज का है जी ये, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड लेक्चर ये है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एक रिलेशन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और सभी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जी। तो चलते हैं जी इसके अंदर। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात बताना चाहूँ ग्रेडियंट की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज इट्स ग्रेडियंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज यदि निकालते हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट बोला जाता है प्यारे बच्चों। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं, यदि dt/dr है, जहां पे T टेम्परेचर को यदि डिनोट करता है, तो ये क्या बोला जाएगा बेटे, दैट इज सेड टू बी टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बेटे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी तरीके से यदि हम dp/dr निकाल दें, dp/dr वेयर p इज प्रेशर, देन इट इज सेड टू बी प्रेशर ग्रेडियंट। तब इसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। इसी तरीके से यदि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाल देते हैं, दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या नाम देंगे भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्यारे बच्चों नाम दिया जाएगा। तो इन सब एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, यदि किसी भी फिजिकल एंटिटी की रेट ऑफ चेंज निकालते विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज सेड टू बी ग्रेडियंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ को डिस्कस क्या करना हमारे को, यहाँ पे डिस्कस करना है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, मीन्स dv/dr और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या संबंध है, वो अब उसको करते हैं। क्योंकि ग्रेडियंट आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप पर्सनली इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल को करने के लिए मान लेते हैं जी हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, वो ओ लोकेशन पे रख दिया, और जो मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का वो क्यू मान लिया। यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए आप बी, कितने डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस पे, ये लीजिए। यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नोट, क्यू सोर्स चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है बी, जहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट। तो कूलम क्या कहता है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी जी, दिस इज डायरेक्शन फॉर एफ। और वो फोर्स जो लगेगा उसकी यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, यदि मीडियम इनके बीच फ्री स्पेस है, तो 1/4πε0 क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। सीधी बात है ना बेटा, ओके। इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हम क्या करना चाहते हैं, इस क्यू नोट चार्ज को थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट देना चाहते हैं, इस तरीके से कि वो ए पॉइंट पे पहुंच जाए, और जो डिस्प्लेसमेंट उसको दे दी हमने वो dr दे दी। हम इस चार्ज को B से A पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से कि थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है dr। तब बिल्कुल थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि फोर्स इस तरफ लगा हुआ और डिस्प्लेसमेंट आप
इस तरफ देना चाहते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी इनके बीच एंगल 180 डिग्री है, तब आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा वर्क जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया जाएगा उसकी वैल्यू dw मान लेते हैं जी, मान ली, ठीक बात। dw अगर मान के चले उस वर्क की वैल्यू, तो बेटे वो क्या आएगी, फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट dr। जितना फोर्स लगा हुआ था उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो थोड़ा सा वर्क आ जाएगा। सोल्व कीजिए आगे इसको, dw इज इक्वल टू F डॉट dr मीन्स क्या होगा बेटे, इसको लिख सकते हैं F dr कोस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, अगर -1 दैट इंप्लाइज dw विल बी इक्वल टू -F dr। ये आ गई। अब F की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट अगर कर दें तो क्या पाओगे आप लोग ये पाएंगे कि जी dw जो है वो आएगा -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr, ये होगा जी। अब इसको देखिए आप प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि बी पॉइंट का जो ओ से डिस्टेंस था उसको हमने आर से डिनोट किया था। तो इसकी जगह ई लिख सकते हैं, अगर ई लिखें तो dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट आगे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ई डी आर, ये आ गया जी। ओके ठीक, क्यू नोट को यहां लेके चले जाइए आप डिवाइड में अगर लेके जाएं तो dw बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ए डी आर। व्हाट इज dw, ये वो थोड़ा सा वर्क है जो चार्ज को B से A तक लेके जाने के लिए करना पड़ता है, ठीक। dw बाई क्यू नोट अगर निकाल दिया तो इसका मीनिंग ये है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A। ये वो वर्क आ जाता है जो यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में करवा के आया था आप लोगों को। उसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आया जी। ये dw यहां से यहां तक वर्क किया हमने क्यू नोट चार्ज को लेके जाने के लिए, अगर क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे dw को तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A, और बाय डेफिनेशन दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और वही क्या था बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन A एंड B, क्योंकि रिमाइंड करवा देता हूं मैं, रिकॉल करवा देता हूं कि यदि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां से हमने क्यू नोट चार्ज उठाया और मान लेते वर्क करना पड़ेगा इसको यहां तक लेके जाने के लिए W, तो W बाई क्यू नोट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। और यहां पे आप क्या कर रहे हो, B से A उठा के लेके जा रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, दिस dw बाई क्यू नोट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बिल्कुल नजदीक पड़े हैं ये पॉइंट्स, तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ये भी बिल्कुल थोड़ा सा होगा, और थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मानेंगे बेटे, dv मानेंगे यहाँ पे। और यदि आप dv मान के चलेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताना चाहिए बस, दिस स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये होगा जी। आप dr को डिवाइड में ले जाएं, साथ में नेगेटिव साइन को भी इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो dv बाई dr विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू e। और यू कैन से दैट, क्या कह सकते हैं आप, e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। एंड dv बाई dr क्या है बेटे, dv बाई dr अभी बात की थी हमने, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और e क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। दो बातें सीखने कीजिए अब यहां पे, वो क्या,
यदि किसी पॉइंट पे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो न्यूमेरिकली आएगा बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। ये बात यानी जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड होगा किसी पॉइंट के ऊपर उतना ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा जी। एक बात तो ये। फिर बात चलती है कि ये जो नेगेटिव साइन यहां पे है, ये नेगेटिव साइन क्या बताने की बात प्रयास करता है। नेगेटिव साइन जो इसमें आया है ये नेगेटिव साइन ये बात बताता है कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जिस तरफ पोटेंशियल क्या करेगा बच्चों डिक्रीज, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। रिपीट करता हूं मैं, नेगेटिव साइन ये बात बताता है यहां पे कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वो घटेगा, वही उसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी जी। तो ये बात ये नेगेटिव साइन बताता है। सपोज ये दो पॉइंट थे ए एंड बी, अगर मैं ए से बी जाता हूं और पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या करता है बेटे डिक्रीज करता है, कम होता है, तब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो ए से बी होगी। कहां से कहां? ए से बी। और यदि ए से बी जाएं, ए से बी जाएं, पोटेंशियल क्या करे बच्चों इंक्रीज करे, तो घटेगा किस तरफ, ये डिक्रीज किस तरफ करेगा बी से ए। तो मींस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बी से ए होगी जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रिजल्ट है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। यानी किसी भी पॉइंट पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लीजिए, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और बेटे जिस तरफ पोटेंशियल घटेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी जी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होता है जी ये रिजल्ट। तो ये था जी इस आर्टिकल के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे हमारे पास आता है बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। छोटा सा डाइपोल है बेटा, शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है जी डाइपोल के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आएंगे वो न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होंगे बच्चों। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड की बात की जाए तो ये आर्टिकल करेंगे कैसे। सबसे पहले एक छोटा सा डाइपोल मान लेंगे जी हम, यहां पे वो डाइपोल मान लेता हूं मैं। ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों बी पॉइंट है। यहां पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया नेगेटिव क्यू, और यहां पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया पॉजिटिव क्यू। बीच की जो सेपरेशन है इनकी ए से बी, उस ए बी को हमने नाम दे दिया प्यारे बच्चों 2a का, जो कि डाइपोल की लेंथ होगी। ठीक है, ओके। अब इस डाइपोल का सेंटर भी होगा जी कोई, उस सेंटर को O का नाम दे देते हैं हम। ठीक बात, ओके। यहां पे वो पॉइंट मान लेते हैं प्यारे बच्चों जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। और किसकी वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं? इस पूरे डाइपोल की वजह से, क्योंकि एक डाइपोल है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ सेपरेशन पे रख देते हैं तो वो अरेंजमेंट क्या बोली जाती है बेटे? डाइपोल। कैसे करें देखना। मान लेते हैं जो ये A है इससे पॉइंट का डिस्टेंस प्यारे बच्चों दैट इज R1। B से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये सिंपली मान लीजिए R2 है। ये पॉइंट हमारा है और ये डिस्टेंस B से P ये R2 है। चूंकि सारी की सारी मेजरमेंट हम डाइपोल के केस में उसके सेंटर से करते होते हैं, तो सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसको R मान लीजिए आप। ये आ गया जी, ठीक बात है ना बेटे? ओके। तो अब इस P पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। करने का तरीका क्या रहेगा?
सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, उसको V1 का नाम देंगे। फिर कैलकुलेट कीजिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे, उसको V2 का नाम देंगे। तो यहां पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे टोटल, V1 इसकी वजह से, V2 इसकी वजह से, तो दोनों का जोड़ कर देना बेटा, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। सीधा डायरेक्ट जुड़ेंगे ये, क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो इसलिए आप दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़े, वैल्यूज को जोड़े, तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। चलिए शाबाश। तो मान लेते हैं ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट P इज V1, उसको V1 बोल दिया बेटे मैंने, V1 बोल दिया। यदि A से P के बीच का मीडियम फ्री स्पेस होगा तो फॉर्मूला कल पढ़ के आए थे हम, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो चार्ज कितना है -q, तो यहां पे -q अपॉन डिस्टेंस A से P, और वो है जी R1। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटे, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज एट P। सेम पैटर्न पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, जो पोटेंशियल है P पॉइंट के ऊपर एट P, उसको V2 मान लो प्यारे बच्चों। तो V2 क्या आएगा बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। ये फॉर्मूला ड्राइव करके आया था कल, उसके लिए लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है इस पॉजिटिव Q का P से, फिगर से देखिए R2। लो जी इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पे प्यारे बच्चों दो पोटेंशियल हो गए, एक तो V1 और एक V2। नेट पोटेंशियल V अगर मान ले P पॉइंट पे, तो वो इन दोनों का जोड़ आएगा जी, इन दोनों का जोड़ आएगा। तो आप वैल्यूज पुट कीजिए सिंपली, ये वैल्यूज अगर पुट करें तो क्या आएगी बेटे, देखना हमेशा, बस हेल्प करना मेरी वैल्यू पुट करते टाइम। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की ये वैल्यू रही -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, प्लस V2 ये रही जी वैल्यू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। हाँ जी श्योर, ओके। तो अब क्या करें, इसको जब सोल्व करोगे तो कुछ वैल्यूज कॉमन आ रही है, कॉमन लेके उसको इक्वेशन थर्ड का नाम देके स्टार लगा दो उस पर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बनेगी जी। तो V क्या आया, ऊपर से देखेंगे तो Q कॉमन, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, -1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, अंदर क्या बचेगा, -1/R1 प्लस 1/R2, जिसको लिखा जा सकता है यूं 1/R2 -1/R1। ये जो इक्वेशन आई है इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद करके और स्टार का नाम दे दो या थर्ड इक्वेशन का नाम दे दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारा, आगे इसी से काम चलेगा। अब देखिए यहां पे जो पोटेंशियल आया उसके फॉर्मूला में R1 और R2 का जिक्र हो गया, बट शुरू से मैं एक बात रिपीट करता हूं हमेशा कि डाइपोल के केस में जितनी भी मेजरमेंट की जाती है, जितनी भी दूरी मापते हैं, दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। वो डाइपोल के सेंटर से मेजर करते हैं बेटे में से। तो इसलिए R1 और R2 को इस R के अंदर चेंज करना हमारे लिए मजबूरी है, कंपलसरी है। कैसे चेंज करेंगे अब आप देखते हैं, तरीका बताता हूं आपको। अब क्या करो, इस B पॉइंट से इस OP पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दिया बेटे, परपेंडिकुलर डाल दिया। B से हमने एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, OP पे, और जिस बिंदु पे डाला है ये डल गया इस बिंदु पे, तो इसको M का नाम दे दो। ये डिस्टेंस O से P टोटल R है और ये पॉइंट M है। इस तरीके से कि ये एंगल कितना है बेटे, 90। अब एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको OMB,
OMB राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल थीटा मान लीजिए आप। ए से लेके बी डाइपोल की लंबाई 2a है, ये O सेंटर है, तो O से B जो ये डिस्टेंस रहेगा ये सिंपली a के बराबर होगा। ओके, अब आप कैसे करेंगे? इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, डाइपोल इज वेरी स्मॉल, यदि डाइपोल जो है वो बहुत छोटा है प्यारे बच्चों, तो उस केस में आप देखेंगे तो ये पाएंगे ये BP, B से P और ये MP, M से P, ये दोनों डिस्टेंस लगभग क्या मिलेंगे बेटे? बराबर। कौन कौन से? M से P और B से ये P, ये लगभग बराबर मिलेंगे। और लगभग बराबर मिलेंगे तो कह सकते हैं कि BP इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू MP। ठीक बात? ठीक है जी। तो B से P ये तो R2 है, तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं MP के बराबर। ये राजी MP, लगभग MP के बराबर। और MP क्या रहेगा बेटे? OP माइनस OM। OP में से यदि OM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो MP ही बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इस MP की वैल्यू OP माइनस OM। तो R2 लगभग या बराबर ही लिख लीजिए आप OP माइनस OM। O से P ये छोटा r है, माइनस OM। अब बात OM की, OM की वैल्यू नहीं पता हमारे को, तो OM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे बेटे? इस ट्रायंगल की हेल्प लेंगे हम, इस ट्रायंगल की OMB। कौन सी ट्रायंगल? ये देखना बेटा, ट्रायंगल OMB। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल थीटा, ये राज, इसके बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर है, ये 90, इसके बिल्कुल सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बची हुई साइड OM करेगी बेस का। ओके, तो अब इस ट्रायंगल के अंदर आप कोस थीटा को डिफाइन करें। किसको डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों? कोस थीटा को। तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में OM तो बेस है, OM अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि OB है, ये लो जी। तो क्या है बच्चों? OM की वैल्यू लिखें तो देखना बेटा, OB इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, OM बाय OB cos थीटा, तो OB मल्टीप्लाई हो गया, तो मीन्स OM की वैल्यू कितनी आ गई? OB cos ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ गई जी। आ गई ना बेटे? हाँ आ गई। ओके, तो अब OB छोटा a डाइपोल की हाफ लेंथ है ये, तो इसलिए आप OM की वैल्यू पुट करें OB cos थीटा और OB की जगह a लिख दें तो आ जाएगा a cos ऑफ थीटा। वेरी गुड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई बेटे? R2 की वैल्यू निकल जाती है इन टर्म्स ऑफ R। इसी तरीके से यदि आप R1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करोगे? इस OP लाइन को इमेजिनरी तौर पे आगे बढ़ाओगे और फिर क्या करोगे? यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, सपोज एंड पॉइंट पे गिर गया, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना मिलेगा आपको? दिस इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा ही मिलेगा। जब आप सोल्व करेंगे ना यूं ही पैटर्न पे, मैं वो कर नहीं रहा, आपके लिए छोड़ देता हूं बेटा, फिर भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। जब आप इसको सोल्व करेंगे R1 की वैल्यू को, तो वो R1 की वैल्यू एज इट इज पैटर्न पे आएगी, बट क्या आ जाएगा? बस सिंपली यहां पे प्लस आ जाएगा, तो R1 आएगा R प्लस a cos थीटा। ये लो जी, हो गया ना काम? अब तो बचे ही कुछ नहीं आर्टिकल में। क्या? R2 और R1 की वैल्यू हमें R की टर्म में लेके आनी थी, R की टर्म में लेके आ चुके, तो अब V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी बेटा, पुट करिए वैल्यू, करिए शाबाश। 1 अपॉन R2 यानी R माइनस a cos थीटा, माइनस 1 अपॉन R1 यानी R प्लस a cos थीटा। अब इसको सोल्व ही करना है। नीचे ये एलसीएम, दिस इंटू दिस,
ये एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा बेटे तो ये यहां और ये यहां। सोल्व करो, करते रहिए साथ साथ में, अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक साथ में रखा करो बेटा। चलिए शाबाश। तो v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लो जी ये एलसीएम, दिस इंटू दिस, तो लिख सकते हैं r माइनस a कोस थीटा इंटू r प्लस a कोस थीटा। ये तो एलसीएम आ गया बच्चों, ये चला गया यहां पे माइनस ये यहां पे, तो मीन्स r प्लस a कोस थीटा, फिर माइनस साइन और अंदर r माइनस a कोस ऑफ थीटा। जब आप इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे तो कैसे जाएगा, ये ब्रैकेट आउट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव आर पॉजिटिव आर, ये आपस में कैंसल आउट करेंगे। क्या बचेगा, a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा, दैट इज 2a कोस थीटा। तो लिखें कैसे, v इज इक्वल टू q इंटू 2a कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखना बेटा, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, ये तो 6th क्लास का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब Q इंटू 2a क्या होता है प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट P, क्योंकि Q इंटू 2a क्या था, P था बच्चों, और P डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। तो इसलिए V कितना आएगा बेटे, V कम्स टू बी P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। This is the net electric potential due to a dipole at a point P। ये इस P पॉइंट के ऊपर क्या आ जाता है बेटे, इस पूरे डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आ जाता है जी। ओके, डायरेक्शन तो होगी ही नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो मीन्स इतना यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। स्पेशल केस जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट उनका रिजल्ट यूज होगा। स्पेशल केस, 2 स्पेशल केस यहां पे डिस्कस करेंगे हम। कौन कौन से, यदि ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे है तो कितना होगा जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यदि ये इक्वेटोरियल लाइन पे है तो कितना होगा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्पेशल केस, फर्स्ट, इफ P इज एट एक्सियल लाइन, P पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो। अब प्यारे बच्चों एक्सियल लाइन तो पहले डिस्कस की जा चुकी है जब डाइपोल पढ़ा था, वो कौन सी थी, जब ये लाइन जो दोनों चार्जेस को मिलाती है और आगे की तरफ बढ़ा दी जाए, इसी को क्या बोलते थे बेटे, एक्सियल लाइन बोलते थे। क्या, एक्सियल लाइन। और इस पे कोई भी बिंदु हो तो एक्सियल पॉइंट बोला जाता है वो। अगर यहां पे होता ये पॉइंट सपोज यहां पे, तो उस केस में यूं, ये OP ऐसे नहीं होता, यूं होता बेटा। अगर ये P पॉइंट एक्सियल पे है तो OP यूं नहीं मिलता क्योंकि P बिंदु तो यहां पे है, तो ऐसे होता है। तो ये OP इसी लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है उस केस में, 0। तो मींस यदि P हमारा एक्सियल लाइन पे है तो जो थीटा की वैल्यू रहेगी यहां पे, वो थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। तो इस रिजल्ट में आप जहां जहां थीटा उसकी जगह 0 पुट करें पुट, यहां 0 आएगा तो cos 0 1, ऊपर चीज P, यहां पे थीटा की जगह फिर 0, cos 0 1, स्क्वायर करेंगे तो 1, सिंपली a स्क्वायर बचेगा। तो क्या आया, V एट एक्सियल लाइन कम्स टू बी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर है जी R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। This is the net electric potential due to a dipole at its axial line
कहां पे प्यारे बच्चों? एक्सियल लाइन के ऊपर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा केस करते हैं जब P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता। अब इक्वेटोरियल लाइन का पता होना चाहिए पहले तो। एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास करती हो यूं और डाइपोल मोमेंट या डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अगर P पॉइंट यहां पे पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये OP ऐसे होने की बजाय यूं होगी, यूं हो जाएगी बेटा, देख लीजिए। अब तो OP ऐसे है, यदि पॉइंट यहां पे हो जाए तो OP यूं रोटेट करेगी। एंगल कितना हो जाएगा बताना? कितना होगा बेटे? कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90। तो क्या पता चले हमारे को? इफ P इज एट इक्वेटोरियल लाइन देन थीटा विल बी 90। थीटा के 90 होते ही इस रिजल्ट में आप थीटा की जगह 90 पुट करो तो कोस 90 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 के नीचे फाइनाइट चीज पड़ी हो तो वो भी 0। तो क्या पता चला? V एट इक्वेटोरियल लाइन दैट इज इक्वल टू 0। तो हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डाइपोल की वजह से वो 0 होगा प्यारे बच्चों। तो ये था इसके बारे में। अब अगर बात की जाए आगे की तो कैसे करेंगे जी? तो हमें क्या सीखने को मिला बेटे? यदि इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है तो हमेशा पोटेंशियल डाइपोल की वजह से 0 मिलेगा। तो ये रिजल्ट न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा जी। रिमाइंड करवा देता हूं मैं, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम तो इसमें ये रिजल्ट बार बार यूज होगा। इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्ट चाहे कहीं भी पॉइंट क्यों ना हो पोटेंशियल हमेशा ही 0 आएगा। तो ये था बेटे इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तो कंसेप्ट आता है एक छोटा सा और बहुत ही अच्छा, जो कि +2 की किताब में नहीं है। मैं उसको ग्रेजुएशन से करवाऊंगा बेटा, क्योंकि आगे जो भी बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में उनको वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो जानकारी देता है और फिर +2 वालों की हेल्प भी हो जाएगी उससे। एक चीज होती है जी, एक डेफिनेशन होती है जिसका नाम होता है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस, लेवल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर किसी स्केलर की वैल्यू सेम रहती हो तो बेटे उसको क्या नाम दिया जाता है? लेवल सरफेस का नाम देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ ए स्केलर फंक्शन रिमेन्स सेम, दैट सरफेस इज नोन एज लेवल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो बेटे? किसी स्केलर की वैल्यू, फंक्शन कैसा होना चाहिए? स्केलर। यदि उसकी वैल्यू सेम रहती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लेवल सरफेस बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हारे को, जैसे ये एक सरफेस है, दिस इज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस है। यदि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहे तो ये लेवल सरफेस बोला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। और यदि टेम्परेचर सेम रहता है इसके हर एक पॉइंट पे तो लेवल सरफेस तो है ही है, और उसका स्पेशली नाम रखेंगे आइसोथर्मल सरफेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ये सरफेस एक आइसोथर्मल सरफेस है जो कि लेवल सरफेस का एक एग्जांपल है। इसी तरीके से यदि इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम रहे, प्रेशर स्केलर है तो इसलिए बेटा ये एक लेवल सरफेस तो होगा, साथ में प्रेशर की वैल्यू सेम रह रही तो इसका स्पेशली नाम रखा जाएगा आइसोबारिक सरफेस। ये सरफेस क्या बोला जाएगा बच्चों? आइसोबारिक सरफेस। मींस आइसो मींस सेम, बार मींस प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू जिस सरफेस पे सेम वो लेवल सरफेस का एग्जांपल है। नाम क्या है उसका? आइसोबारिक सरफेस। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फंक्शन है। यदि किसी सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू सेम रहे, एक जैसी रहे, तो वो लेवल सरफेस का एग्जांपल होगा। नाम क्या रखा जाएगा बेटा उसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मींस सेम, पोटेंशियल यानी
जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा सेम पोटेंशियल, उसको क्या नाम देंगे बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम दिया जाएगा, जो कि 10+2 क्लास में है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की अब डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल को आप ब्रेक कर लीजिए, इक्वी मींस इक्वल और पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही है जी हमारा, ओके, इक्वल पोटेंशियल। ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा उसको साइंस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे बेटे, ठीक है जी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कोई सरफेस है आर्बिट्रेरी शेप का, हमारे पास कैसा भी हो सकती है शेप उसकी, और यदि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट इस पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट मान लेता हूं मैं, है सभी पे 6 वोल्ट है, इस पे 6 वोल्ट, इस पे भी 6, इस पे 6 6 6 6 सभी पे 6 वोल्ट है, देन दैट इज एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। आगे बात समझ में मेरी, ओके। अब यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेटे 3 क्वेश्चन उठते हैं हमारे, और वो 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, वैसे ही 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। कैसे, मान लेते हैं जी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये है, जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू मान ली मैंने 5 वोल्ट है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है जो आपस में मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर गए, ये कॉमन रीजन आ गया उनका, और इसके हर एक पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटे, 10 वोल्ट। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू 10 वोल्ट। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि हर एक पॉइंट पे वैल्यू 5 वोल्ट। बट अब इनके कॉमन रीजन की बात करो, इस रीजन की, इस हिस्से की, इस हिस्से के जितने बिंदु है, ये तो कहेगा कि वहां पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट क्योंकि इस पे पड़े, और ये वाला कहेगा कि इन बिंदुओं पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। किसकी मानने, किसकी मानने बेटा, दोनों ही अपनी जगह सही है। तो जो हम चीज मान के चले थे वो गलत मान के चले, गलत मान के चले, क्योंकि एक पॉइंट पे एक से ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू नहीं हो सकती, फाइनाइट मिलेगा वहां पे। ये कहता है इन बिंदुओं पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, और ये कहता है इन्हीं बिंदुओं के ऊपर 10 वोल्ट पोटेंशियल है। इट इज नॉट सो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन इज कवर्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आप चार्ज को लेके जाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। कैसे समझोगे अब उसको, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जी, ये रहा वो आर्बिट्रेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन से क्या, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा बेटे हमारे पास, व्हाट इज, क्या होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो मैं इस पे 2 बिंदु ले लेता हूं इस सरफेस पे, ये ए और ये बी, जितना इस पे पोटेंशियल उतना इस पे। अब मैंने क्या कर लिया, एक चार्ज उठा लिया Q0 और उसको लेके चला गया मैं A से B, इस तरफ ले गया A से B, और सपोज मान लेते हैं
हमने मान लिया जो वर्क हमारे को करना पड़ा वो WAB है। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी WAB अपॉन Q नोट बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया था, जितना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा वही B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। हमने यहां पे वर्क माना WAB, चार्ज Q नोट लेके गए तो WAB अपॉन Q नोट होगा VB माइनस VA के बराबर होगा ना। बट अब क्या है, A और B दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पड़े हुए हैं तो दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम एक जैसी, जितना इस बिंदु पे उतना इस बिंदु पे, तो दोनों वैल्यूज बराबर। और अगर ये बराबर तो WAB अपॉन Q नोट क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अगर ये चीज 0 आ गई तो मीन्स ऊपर वाली चीज क्या मिलेगी बेटे, 0 मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, 0। तो WAB कितना आ गया, 0। यही तो बात मुझे सिद्ध करनी थी, यही तो प्रूव करना था। यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चार्ज मूव करवाओगे, नो वर्क इज रिक्वायर्ड, किसी प्रकार का वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू लेवल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, लेवल सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल मिलेगी, यूं 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस के साथ। यहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया हुआ है तो ये कहता है कि जी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इसके 90 डिग्री पे मिलेगी। ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये अपने को प्रूव करना है बेटा। यहां पे कैसे करोगे, अब अभी हमने बात की क्या कि जी यदि Q नोट चार्ज को आप यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, WAB कितना था, 0। जब A से B चले गए, मान लीजिए आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली, टोटल R। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, WAB वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं इस पे जो फोर्स लगा हुआ Q नोट पे वो F है, डिस्प्लेसमेंट R, तो वर्क होगा जिसके बराबर। अब देखना बेटा शकस, फोर्स किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है, चार्ज कितना है Q नोट, तो F की वैल्यू क्या आएगी, Q नोट E डॉट R। तो WAB वर्क जो होगा यहां पे वो आएगा Q नोट E डॉट DR खोलेंगे तो क्या आएगा बेटे, ER cos ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब इन दोनों के बीच मुझे एंगल नहीं पता तो थीटा का नाम दे देता हूं मैं। ये इक्वेशन फर्स्ट थी मेरी, ये इक्वेशन सेकंड थी। फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि वर्क जो होगा A से B तक जाने के लिए वो 0, सेकंड कहती है इतना होगा, दोनों को कंपेयर कर दो तो Q नोट ER cos ऑफ थीटा इज 0। ये 0 नहीं है, Q नोट इज नॉट 0, चार्ज की वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, R इज नॉट 0, दैट मीन्स cos थीटा इज 0। अगर cos थीटा 0 हो जाए बच्चों तो क्या कंडीशन, थीटा कितना होगा उस समय, 90 डिग्री। अरे वाह, यही तो हमारा टारगेट था। थीटा 90 हो गया। थीटा 90 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो इस प्लेन में है, इस सरफेस पे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगी इस प्लेन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल, वो तो ऐसे ही मिलेगा ना, यूं, ताकि दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 का। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो क्या आ गया बेटे, डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे बात समझ में। अब दो छोटी छोटी बातें और, उसके साथ ही मैं आज का कार्य कंप्लीट करूंगा। छोटी छोटी बातें क्या है, जल्दी जल्दी देखिए।
यदि एक पॉइंट चार्ज हो, क्या हो प्यारे बच्चों, पॉइंट चार्ज। सपोज ये पॉइंट चार्ज है, क्यों, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेके जितने भी आप 3 डायमेंशन में स्फीयर खींचेंगे, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, इसी तरीके से तीसरा स्फीयर, कितने ही खींच लो, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा। इसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम मिलेगी, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सेम मिलेगी, तो एक ये हो जाता है जी। फील्ड लाइन कैसी होंगी यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन यूं चलेंगी बेटा, यूं चलेंगी, और आप ये पाओगे कि जो फील्ड लाइन है वो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जवाब अभी मिला था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, लेवल सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। अगर यदि किसी जगह के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये रीजन हमारे पास है, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है, तो यहां पे लेवल सरफेस कौन से होंगे, वो सारे के सारे सरफेसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हैं, ये वाले, जैसे एक ये प्लेन या सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल है, यहां पे जो होगा वो भी इक्विपोटेंशियल होगा, यहां पे जो होगा वो भी इक्विपोटेंशियल होगा। मींस वो सारे के सारे प्लेन्स जो आपस में तो पैरेलल हैं, आपस में तो क्या है बेटे, पैरेलल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, नॉर्मल 90 डिग्री पे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेंगे। तो ये कंसेप्ट था बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स के साथ। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, और थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।